और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के दूसरे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने सॉलिड के बारे में पढ़ा, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कायदे से आपने पढ़ा। एंड आइसोट्रॉपिक सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक सॉलिड क्या होते हैं। इन सब बातों को पढ़ने के बाद आज हम सॉलिड स्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं व्हाट इज लैटिस। लैटिस कहिए, क्रिस्टल लैटिस कहिए या स्पेस लैटिस कहिए। तो हम सबसे पहले जाने व्हाट इज लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या आप इसी को कह सकते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। तो लैटिस होता क्या है, सबसे पहले हम जाने कि लैटिस होता क्या है। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उनका एक रेगुलर 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है, लैटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? लैटिस। देखिए जरा इधर आप, ये हम कांस्टेंट पार्टिकल्स बना रहे हैं। इस तरह से ये हमारा कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स इस तरह से हम बना दे रहे हैं। ये जो 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, ये लैटिस का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? लैटिस बनाता है। इन पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। अगर हम लैटिस पॉइंट को मिला दें, लैटिस पॉइंट को मिला दें, तो हमको लैटिस की ज्योमेट्री पता हो जाती है। अगर लैटिस पॉइंट्स को मिलाया जाए, जैसे ये हमने कहा, ये लैटिस पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, तो ये जो लैटिस है इसकी हमको ज्योमेट्री पता होगी। ये हमको क्यूब बन रहा है तो ये क्यूबिक लैटिस हो गया। कैसा लैटिस हो गया? क्यूबिक। अगर हम देखिए, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट पार्टिकल्स हम देखिए इस तरह से अगर हम बना रहे हैं, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, इनका हम 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये हमको लैटिस मिलेगा। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इनका हम 3 डायमेंशनल स्पेस में हम क्या कर रहे हैं, एक रेगुलर वे में क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? लैटिस। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। लैटिस पॉइंट कांस्टेंट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे जो लैटिस पॉइंट्स हैं, इनका 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट हुआ है। क्लियर? तो हमको क्या प्राप्त हुआ है? लैटिस प्राप्त हुआ है। क्लियर? अब लैटिस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा ऐड कर दें, ऐसे जोड़ दें। क्या कर दें? ऐड कर दें। इस तरह से हम जोड़ देते हैं।
इस तरह से जोड़ देते हैं तो हमको उस लैटिस की ज्योमेट्री प्राप्त होती है। उस लैटिस से क्या प्राप्त होती है? ज्योमेट्री प्राप्त होती है। यहां पे देखिए, यहां क्यूब बना, ये क्यूबिक लैटिस हो गया, क्लियर। यहां पर हेक्सागन बन रहा है तो ये हेक्सागोनल लैटिस हो गया। तो ये जो है लैटिस हेक्सागोनल हो गया, ये हमारा क्यूबिक लैटिस हो गया। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स और पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड लैटिस या यू कैन से क्रिस्टल लैटिस। और क्या हमको पता है, लैटिस जो है बहुत तरह के हो सकते हैं, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट पॉइंट्स का हम कई वे में कर सकते हैं। तो लैटिस बहुत तरह के हो सकते हैं, इनफाइनाइट लैटिस हो सकते हैं, लैटिस में भी इनफाइनाइट। दूसरी बात क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं, लैटिस के जो पॉइंट्स होते हैं, ये ईच पॉइंट्स इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। फिर हमको क्या पता, 2 पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे, अगर हम लाइन के द्वारा इस तरह से 2 पॉइंट्स को हम ऐड करते जाएं तो हमको क्या मिलेगा, उस लैटिस की ज्योमेट्री हमको पता चल जाएगी। तो चलिए आप लोग नोट कर लें। सबसे पहले लैटिस क्या है? लैटिस ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स और पॉइंट्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स को, और पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस is called lattice, क्लियर हुई बात यहां तक। अब आप कुछ नोट करके 2-3 बातें आप लिखें, नोट करके। नोट में पहला यही मैंने बताया कि लैटिस बहुत तरह के हो सकते हैं, तो नोट में आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लैटिस में बी इनफाइनाइट, लैटिस में बी इनफाइनाइट। सेकंड, each point in a lattice, लैटिस जो है ये, इसका प्रत्येक पॉइंट क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट, ये तो लैटिस पॉइंट हो गए। अच्छा, अगर हम लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम क्या करें, ज्वाइन करें, तो हमको क्या मिलेगा? ज्योमेट्री मिलेगी। उस लैटिस से क्या प्राप्त होगी? ज्योमेट्री। तो थर्ड पॉइंट में लिखिए, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन टू represent the geometry of the lattice, बच्चों अगर ये जो लैटिस है, अगर जिंक का लैटिस है, तो ये जो पॉइंट्स हैं जिंक के एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लैटिस अगर जिंक का है तो ये पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जिंक के एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये मान लो ये लैटिस जो है, अगर सपोज दैट CO2 का है, तो हर एक पॉइंट CO2 के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर NaCl का लैटिस है, या क्रिस्टल लैटिस बोलो या लैटिस बोलो, अगर ये NaCl का लैटिस है तो हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोले हर एक पॉइंट में एक Na+ को रिप्रेजेंट करेगा, एक Cl- को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो अब बच्चों हम देखते हैं यूनिट सेल। तो बच्चों यूनिट सेल होता क्या है? अभी हम लोगों ने लैटिस पढ़ा। लैटिस का जो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन होगा, जिसको हम बार बार रिपीट करें अलग अलग डायरेक्शन में, जिससे लैटिस का फॉर्मेशन हो, तो वह स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होगी, स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होगा, जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। जैसे इस क्यूब को देखें आप हमारे हाथ में, ध्यान से देखें क्यूब को। ये क्यूब, पूरा क्यूब लैटिस है,
और ये जो लैटिस है पूरा क्यूब, ये छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना हुआ। देखिए छोटा छोटा क्यूब दिख रहा है आपको, ये जैसे ये ग्रीन वाला, ये व्हाइट वाला, ये ब्लू वाला, इसको हमने बार बार रिपीट किया 3 डायमेंशनल, तो ये पूरा जो है लैटिस का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं या स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो कोई भी लैटिस छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इस छोटे रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अब जो स्ट्रक्चर लैटिस का होगा वही यूनिट सेल का भी होगा। मतलब यूनिट सेल जो होता है वो लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पिक्चर है। जो लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पिक्चर जो है वो क्या है? यूनिट सेल। देखिए जैसे मान लो हम एक लैटिस बनाते हैं, इसको कलर कर देते हैं। ये हमारा जो है क्या होगा? यूनिट सेल। ये हमारा क्या होगा? यूनिट सेल। मतलब इस तरह से इस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो, जिसको बार बार रिपीट करने से पूरा लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है, वही क्या कहलाता है? यूनिट सेल। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। ये देखिए यूनिट सेल हो गया, पूरा लैटिस हो गया। लैटिस किससे मिलकर बना? यूनिट सेल से। यूनिट सेल को बार बार रिपीट किया, पूरा लैटिस का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो आप नोट करें, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated over and again in different directions give crystal lattice and is called unit cell। जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होगा वही लैटिस का स्ट्रक्चर होगा। अगर हमारा यूनिट सेल क्यूबिक है तो लैटिस भी क्या होगा? क्यूबिक है। आपको एक एग्जांपल और देते हैं यूनिट सेल को समझाने के लिए। जो कमरे की जो दीवार है, वॉल्स हैं, किससे मिलकर बना हुआ है? ब्रिक्स से। हम ब्रिक्स को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, हमारी दीवार तैयार हो जाती है। दीवार जो है वो क्या है? लैटिस है। और वो लैटिस किससे मिलकर बना है? ब्रिक्स से। ब्रिक क्या है? यूनिट सेल। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट सेल कंप्लीट कर लिया। अब हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल मतलब किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए, किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए हमको 6 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? लिखे पहले नोट करें। ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से? एक तो एजेस, एज लेंथ, और दूसरा होता है एक्सियल एंगल्स। इन 3 एज लेंथ और 3 एक्सियल एंगल्स, ये 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। देखिए मान लेते हैं हम एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं, क्यूबिक बनाते हैं। एक क्यूबिक यूनिट सेल हम ड्रॉ करते हैं। अब इस यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर्स में 3 एज लेंथ हो जाएगा, ए बी सी। ये जो एजेस हैं इनकी एज लेंथ जो है ए बी सी, और जो एंगल्स हैं
ए के सामने यहां जो एंगल होगा ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये क्या होगा, गामा होगा। तो क्या क्या चीज चाहिए हमको, पहली बात एज लेंथ ए बी सी या एजेस ए बी सी, और एक्सियल एंगल्स क्या क्या चाहिए, अल्फा बीटा और गामा। तो ये जो है 6 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी यूनिट सेल को क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल according to particles arrangement, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स अरेंजमेंट, पॉइंट्स अरेंजमेंट, कांस्टेंट पॉइंट्स अरेंजमेंट। मतलब जो हमारे यूनिट सेल हैं उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं उनका किस तरह से अरेंजमेंट है, कॉर्नर पर हैं, फेस पर हैं कि बॉडी सेंटर में प्रेजेंस हैं, इन सब के बेसिस पर यूनिट सेल 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा, सिंपल यूनिट सेल, इसी को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फोर्थ वन इज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक एक करके जो है सभी को पढ़ा जाए। तो पहला नोट करें, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। अच्छा, इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में होता क्या है कि अगर हम यूनिट सेल में, आपको बताया था कि अगर हम यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, एक हमको चाहिए लेंथ, एज लेंथ और 3 एंगल्स। एज लेंथ क्या होती है, ए बी सी। अगर ये तीनों बराबर हों और एंगल जो है अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल टू अगर 90 है, तो जो यूनिट सेल आप बनाओगे वो यूनिट सेल कैसा होगा, क्यूबिक। तो हम क्यूबिक यूनिट सेल में हम क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। कोशिश किया जाए क्यूबिक यूनिट सेल बनाने की, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये हमारा यूनिट सेल है, चूंकि इसकी जो एज लेंथ है ए बी सी तीनों इक्वल हैं, अल्फा बीटा गामा जो एंगल है वो सभी 90 डिग्री हैं, तो ये यूनिट सेल क्यूबिक कहलाएगा, ये क्यूबिक यूनिट सेल है। अच्छा, मतलब अगर इस यूनिट सेल में हम कॉर्नर्स पर अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर उपस्थित हैं, अगर किसी यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, अगर हम कांस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब मान लेते हैं एटम, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ये मान लेते हैं क्या है, एटम। चलिए हम एटम लेके मानते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल को एटम। भाई एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, हम एटम की बात कर रहे हैं। अगर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर हैं, किसके, यूनिट सेल के कॉर्नर पर हैं, तो इस यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल का मतलब देखिए हमारे हाथ में, इस यूनिट सेल को ध्यान से देखें,
अगर एटम केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट है, केवल कॉर्नर, कितने कॉर्नर होते हैं किसी भी क्यूब में? कॉर्नर कितने होते हैं किसी भी क्यूब में? नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं आप जान जाइए। कॉर्नर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। ये 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे। और फेस कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल में? कॉर्नर 8 होते हैं, फेस कितने होते हैं देखिए 1 2 3 4 5, एक पीछे फेस 6 होते हैं, ये आप जान जाए। और एज देखिए 1 2 3 4, ये 4 एज हो गए, 4 नीचे हो गए, 8 हो गया, 9 10 11 एंड 12। क्लियर? एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगर यूनिट सेल के केवल जो हमारा यूनिट सेल है, अगर केवल कॉर्नर पर एटम्स हैं तो उस यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। अब जो कॉर्नर पर एटम होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो कॉर्नर पर एटम होता है उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? इस वाले एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल में होगा? पूरा पूरा एटम ये 100% नहीं होता है, आप बताइए। और एक बात और, ये जो हमने एटम को जो रिप्रेजेंट किया है, ये एटम एक दूसरे को हमेशा टच करते हैं। देखिए ऐसे होंगे भाई, यहां शो करने के लिए हमने ऐसे बनाया, लेकिन एटम एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। जो कॉर्नर पे एटम होते हैं सभी एक दूसरे को टच करते हैं। देखिए 1 2, ये 2 एटम हो, पीछे का बना देते हैं। देखिए 3 4 5, ये 6, सभी एटम देखिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बिल्कुल टच कर रहे हैं। सभी एटम एक दूसरे को टच करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया? देखिए हमारा यूनिट सेल हो गया। इस यूनिट सेल को ध्यान से देखिए, ये जो यूनिट सेल है इसमें आप देखिए सभी एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, सभी एटम इस यूनिट सेल में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। क्लियर? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स पर एटम होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं बेटा, हर कॉर्नर पर एटम होता है, ये एटम एक दूसरे को टच करते हैं। क्लियर? तो ये मैंने दिखाया आपको, एक एटम दूसरे एटम को टच करता है। तो ये जो कॉर्नर पे एटम है इसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखें और कुछ इमेज अपने मन में बनाइए, माइंड में बनाइए। देखिए ध्यान से, ये हमारा जो है सपोज दैट ये एक यूनिट सेल है, इसमें देखिए ए बी सी जो तीनों लेंथ हैं वो इक्वल हैं, एंगल 90 है, ये यूनिट सेल क्यूबिक कहलाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस पर कि क्यूबिक क्या होता है ना, और भी कई तरह के होते हैं। अभी केवल आप इतना ध्यान से सुने, जो एटम कॉर्नर पर होता है उसका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा जरा ध्यान से देखें, मान लीजिए यहां पर कॉर्नर पर जो एटम है ये वाला, यहां कॉर्नर पर एटम है, ध्यान से देखें बिल्कुल कि जो कॉर्नर पर एटम है, यहां कॉर्नर पर जो एटम है ये इस तरह से एक एटम मैंने बनाया, कॉर्नर पर जो एटम रखा होगा, देखिए ये कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है? 1 2 3 और 1 4। क्लियर? ये जो कॉर्नर बीच वाला यूनिट सेल देखिए
क्लियर। अब ये पूरा लैटिस हो गया, कई छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर पूरा लैटिस बना। हम केवल एक यूनिट सेल आपको दिखा रहे हैं। इस यहां जो कॉर्नर पर जो एटम होगा वो 4 यूनिट सेल को टच कर रहा है। 1 2 3 4 कॉर्नर वाला जो एटम है वो 4 यूनिट सेल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्लियर। अच्छा, अब 4 ऐसे होंगे। अब इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा, मतलब जो कॉर्नर पे एटम होगा वो 8 यूनिट सेल को क्या करेगा, टच करेगा। कॉर्नर वाला जो है ये टर्म देखिए, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, 4 ऐसे होंगे और 4 इसके ऊपर होंगे, ऐसे समझिए। फिर देखिए मान लीजिए पूरा ये हमारा एक एटम है, स्फेरिकल हमारा एक एटम है, तो एक यूनिट सेल। देखिए यहां पर अगर हमारा एटम है तो ये इस यूनिट सेल को टच कर रहा है, बगल में 2 3 और इधर वाले में 4 और 4 ऊपर होंगे, मतलब एक एटम कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है, 8। एक एटम कितने यूनिट सेल को टच कर रहा है, 8। क्लियर। तो इस एटम का इस एक सिंगल यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8। मतलब जो कॉर्नर पर एटम होते हैं, कॉर्नर वाले जो एटम होते हैं वो 8 यूनिट सेल से जुड़े होते हैं। अब एक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा एटम का वो कितना होगा, 1/8। क्लियर। मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, कितना कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल यूनिट सेल में कितने एटम हैं तो बताइए। टोटल भाई कॉर्नर पर जो एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितना है, 1/8। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एटम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब इस एक यूनिट सेल में कुल कितने एटम होंगे। एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है और 1/8 है कंट्रीब्यूशन, और टोटल एटम कितने हैं, 8। हर कॉर्नर पे एक एटम है, कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो बताइए कुल एटम कितना हुआ यूनिट सेल में, 1। मतलब सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1। क्लियर होगी बात, बिल्कुल समझ आ गया। तो 2 बातें विशेष आप याद रखें, क्या जो कॉर्नर पर एटम होता है यूनिट सेल के, यहां पर जो कॉर्नर पर होगा उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 होता है। क्लियर। 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर पर 1/8 कंट्रीब्यूशन है, तो 8 कॉर्नर पर एटम है तो 8 टोटल बोलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। कॉर्नर वाले का जो पार्टिसिपेशन होता है 1/8 होता है और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कैंसिल 1। मतलब एक यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड, दूसरा। सिंपल यूनिट सेल के बाद दूसरा यूनिट सेल जो होगा उसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। दूसरा जो टाइप्स है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा जो होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब देखो भाई, चलिए इसी से समझ लिया जाए। ये कॉर्नर वाले एटम हो गए। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। हर कॉर्नर पर एक एक एटम, और बॉडी के सेंटर पर अगर एक एटम और आ जाएगा तो यहां ये जो यूनिट सेल है ये बॉडी सेंटर हो जाएगा। In body centered unit cell, constant particles are present at corners as well as body center of the unit cell. कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में होंगे। तो हम आपसे पूछें जो कॉर्नर पर एटम है उनका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8।
टोटल कॉर्नर कितने 8, तो कॉर्नर पर कुल कितने एटम हो जाएंगे 8 इंटू 1/8 1 आ जाएगा। अच्छा, अब जो सेंटर पर जो एटम होता है उसका पूरा पूरा भाग उस यूनिट सेल के अंदर होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा। तो मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो कॉर्नर पे एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, और कितने कॉर्नर है 8 प्लस, और कहां पर है बॉडी के सेंटर पर है, ये पूरा इसका कंट्रीब्यूशन है। जो बीच में एटम होगा यूनिट सेल के बीचों बीच में होगा वो पूरा उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में होगा, तो पूरा होगा, मतलब 1 एटम सेंटर पर हो गया। तो क्या हो जाएगा टोटल एटम कितने हो गए 2, मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल में 2 होते हैं। अच्छा, इसी को हम बेटा रैंक ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। अगर आपसे पूछे रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या होगी, तो इसी 2 बोलेंगे आप लोग। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की जो रैंक क्या होगी, इसको हम रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल हमारा सिंपल है कि बॉडी सेंटर्ड है, क्लियर। सिंपल यूनिट सेल की रैंक कितनी होगी 1, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की रैंक कितनी होगी 2। अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप यूनिट सेल का, थर्ड टाइप की बात करते हैं। तीसरा जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, थर्ड होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at corner as well as each face of the unit cell। सभी फेस पर बताया था, फेस कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। कॉर्नर के अतिरिक्त हर एक फेस के सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट होगा। तो बताइए, एक एटम इस फेस पर होगा, एक इस फेस पर होगा, एक यहां होगा, एक पीछे वाले फेस पर होगा और एक आगे वाले फेस पर होगा। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होता है 1/8। अब जो फेस पर होगा, जो एटम यहां फेस पर होगा, इस यूनिट सेल के फेस पर यहां एटम है मान लीजिए, तो इस यूनिट सेल के फेस पे जो एटम होगा, मान लीजिए ये एटम बीच में है, ये एटम है, इस यूनिट सेल से जो दूसरा यूनिट सेल लगा होगा, ठीक, इस एटम से ये एटम इस यूनिट सेल में होगा, एक दूसरे यूनिट सेल में होगा, आप इमेजिन करिए। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2। जो सेंटर पर एटम होता है, फेस के सेंटर पर जो एटम होगा, उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में पर यूनिट सेल में कितना होगा 1/2। मतलब कंट्रीब्यूशन जो होगा फेस एटम का कितना होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस एटम, हर एक फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होता है 1/2। अच्छा, अब पूरे इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे बताइए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इस पूरे यूनिट सेल में टोटल एटम बताइए। 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन जो होगा एटम का, हर एक एटम कितना 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने 8 प्लस हर एक फेस पर एटम है, तो फेस पर जो एटम होता है उसका पर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, और टोटल कितने फेस होते हैं 6 × 6। तो बताइए भाई, फेस सेंटर यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4। सिंपल यूनिट सेल में 1, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, पर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं 2,
और फेस सेंटर यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 4। जो फेस वाले एटम होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है पर यूनिट सेल में 1/2। तो अब हम लोग फोर्थ टाइप्स पढ़ेंगे यूनिट सेल का, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें इंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, कोई भी दो फेस आप ले लीजिए, इसके सेंटर पर एटम होंगे और कॉर्नर पर होंगे। तो जो फेस पर एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन आपको चाहे किसी भी फेस पर हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस एटम कितना होता है 1/2। क्लियर। अगर हम आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, बताइए इसमें कहां एटम है, कॉर्नर पर है और दो फेस पर है। तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, और कितने कॉर्नर होते हैं 8, एक कॉर्नर पर 1/8, तो 8 कॉर्नर तो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसमें फेस पर रहते हैं, और फेस तो टोटल वैसे 6 होते हैं, लेकिन किन्हीं दो फेस पर एटम होते हैं। क्लियर, किन्हीं भी दो फेस के सेंटर पर एटम होते हैं। तो फेस पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो 1/2, और कितने फेस पर है 2। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा 2। किस तरह के यूनिट सेल के लिए, इंड सेंटर यूनिट सेल के लिए। इसको हम रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं। आपसे पूछे रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी 2। ये 4 टाइप्स पढ़ लिए हम लोगों ने। कौन कौन सा पढ़ा 4 टाइप्स यूनिट सेल का, बोलिए। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, और चौथा इंड सेंटर यूनिट सेल। क्लियर। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता था, एटम कॉर्नर पे होते थे। कॉर्नर कितने होते हैं 8। सेकंड, बॉडी सेंटर में क्या होता था, जो एटम्स होते थे कॉर्नर पे तो होते ही थे, बॉडी के सेंटर पे होता था। क्लियर। फेस सेंटर में क्या होता था, कॉर्नर के अतिरिक्त हर एक फेस पर होते थे, 6 फेस होते हैं, सभी फेस पर एटम होता है। और फोर्थ जो है इंड सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर के अतिरिक्त कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट होता है। और एक बात याद कर लीजिए फिर से, जो कॉर्नर पे एटम होता है उसका उस एक यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, सेंटर वाले एटम का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, और जो फेस पर एटम होता है उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल जो होता है वो 1/2 होता है। और क्या जाने कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हम निकालेंगे किसी भी यूनिट सेल के लिए वो रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहलाता है। क्लियर। अब हम एक स्पेशल टाइप आपको बताते हैं, ये 4 मेन हो गए, इसको स्पेशल टाइप का यूनिट सेल का बताते हैं, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक विशेष टाइप का जो है यूनिट सेल देखेंगे, हेक्सागोनल, इसको स्टार बना लीजिए, विशेष टाइप का है। मेन तो 4 टाइप से बता ही दिए। हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। चलिए बना लेते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल में
इसमें बताइए कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होंगे 12, कॉर्नर कितने होंगे 12, तो कॉर्नर पर एटम होंगे, कॉर्नर कितने होते हैं 12, और 2 फेस पर होंगे, 2 फेस पर होंगे, और 3 बॉडी में होंगे, 3 भीतर होंगे, बॉडी में होंगे। क्लियर? कॉर्नर वाले एटम का कितना कंट्रीब्यूशन यहां पर होगा, कॉर्नर पर जो एटम है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आप इस कॉर्नर वाला एटम जो होगा कितने हेक्सागोनल यूनिट सेल को टच करेगा। ये जो एंगल है आपको पता होना चाहिए, ये जो एंगल है 120 का है, तो 120 120 120, जैसे 120 120 120, मतलब जो कॉर्नर वाला जो एटम होता है वो 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल को क्या करता है, टच करता है, और 3 नीचे होंगे 3 ऊपर होंगे, तो टोटल कितने हेक्सागोनल यूनिट सेल को टच करेगा, एक एटम, कॉर्नर वाला एटम 6, एक एटम 6 यूनिट सेल को टच करेगा, तो एक यूनिट सेल में उसका पार्ट कितना होगा 1/6। कॉर्नर वाले का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/6 होता है, फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 होगा, और जो बॉडी में है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 का होगा, तो कंट्रीब्यूशन जो होगा यहां वाले का 1/6, कॉर्नर वाले का, क्लियर, जो फेस पर होगा उसका 1/2, इसका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होगा। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, आप बताइए। कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6, और कितने कॉर्नर पे कुल एटम कितने होते हैं 12, प्लस बॉडी में कितने हैं, पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है 3, प्लस फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा एक एटम 2 यूनिट सेल को टच करेगा, तो एक उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, और 2 फेस पर है तो 1/2 इंटू 2, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। तो ये हम लोगों ने यूनिट सेल, स्पेशल टाइप का यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल भी पढ़ लिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो बच्चों अब हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम या और यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे या यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर मतलब एज लेंथ और एंगल्स के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं या क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। ट्रिक और क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम एक टेबल बनाते हैं, क्रिस्टल सिस्टम और एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल्स, एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल, क्रिस्टल सिस्टम, और यहां पर आपको हम कुछ ट्रिक बताएंगे। पहला जो क्रिस्टल सिस्टम होता है क्यूबिक, अभी इस ट्रिक को एक्सप्लेन करेंगे। क्यूबिक,
चलिए ठीक लिखते हैं, CT और HMT, CT और HMT। C मतलब क्रिस्टल सिस्टम कैसा होगा, क्यूबिक। T मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, R का मतलब रोम्बोहेड्रल, H मीन्स हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक, और T जो है ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। अगर यूनिट सेल की जो लेंथ और एंगल अगर लेंथ इक्वल है और एंगल 90 है, तो वो जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक। क्लियर। और कोई भी क्रिस्टल सिस्टम किससे मिलकर बनता है, यूनिट सेल से। तो यहां पर क्यूबिक के लिए जो लेंथ होगी A इक्वल टू B इक्वल टू C, और जो एंगल्स होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यूनिट सेल की लेंथ इक्वल है और एंगल्स जो है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, तो वो जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो क्यूबिक होगा। बिल्कुल ध्यान से इसको समझिए। अब हम बात करते हैं दूसरा, टेट्रागोनल। 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्यूबिक, पहला क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। टेट्रागोनल क्यूबिक मतलब टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम होगा, तो जो लेंथ है A इक्वल टू B इक्वल टू C, B नॉट इक्वल टू C होगा। ऑर्थोरोम्बिक में A इक्वल टू B इक्वल टू C नॉट इक्वल टू। रोम्बोहेड्रल में आप फिर यहीं से स्टार्ट कर दिया, आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C। इसमें क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B इक्वल टू नॉट इक्वल टू C। और मोनोक्लिनिक में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए भाई, A B C नॉट इक्वल टू। और ट्राइक्लिनिक में भी A B C नॉट इक्वल टू होता है। एंगल की बात करें, एक्सियल एंगल की बात करें, तो क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए एक जैसा रहता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और रोम्बोहेड्रल के लिए जो होगा, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और हेक्सागोनल के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, और जो गामा होगा, गामा अल्फा बीटा 90 होगा और गामा कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा जो होगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें बीटा को बाहर कर दिया, अल्फा गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राई क्लिनिक के लिए मैंने बताया, क्लिनिक में वो भी ट्राई माने 3 क्लिनिक है, वहां कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल याद कर लें, ट्राई क्लिनिक में चाहे एक्सियल लेंथ हो, ठीक है, चाहे एक्सियल एंगल हो, सभी नॉट इक्वल टू होते हैं, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर होगी। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम देखे। कौन कौन सा, क्यूबिक, टेट्रागोनल,
ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। एक बार आपको तरीका पूरा फिर से बता देते हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम पहले कैसे याद रखेंगे, देखिए सीटी और मारी तो सीधे HMT हॉस्पिटल। भाई अगर आप शैतानी करेंगे, सीटी मारेंगे तो सीधे कहां भेज दिए जाओगे, हॉस्पिटल। और कौन से हॉस्पिटल, HMT। तो क्या याद रखेंगे आप, चाहे नोट कर लें, सीटी और मारी तो सीधे HMT। देखिए सीटी और मारी तो उसको आप छोड़ दें, सीधे HMT हॉस्पिटल, CTORHMT, CTORHMT, सीटी और मारी तो सीधे HMT हॉस्पिटल। ठीक, अब C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक, R मतलब रोम्बोहेड्रल, क्लियर, H मतलब हेक्सागोनल, M मतलब मोनोक्लिनिक और T मतलब ट्राइक्लिनिक। कहीं कोई डाउट? क्लिनिक वाले दोनों लास्ट में होंगे, एक मोनोक्लिनिक होगा और एक ट्राइक्लिनिक होगा। और ट्राइक्लिनिक में याद कर लो, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, वहां हमेशा कट करना है, चाहे वो एक्सियल एंगल्स हो, चाहे वो एक्सियल लेंथ हो। क्लियर? अब लेंथ, अब देखिए पहले वाले में लेंथ क्या लेंगे, A इक्वल टू B इक्वल टू C। आपको याद है क्यूबिक सिस्टम है हमारा, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो वहां एंगल 90 का होगा और ABC जो लेंथ होगी, एज लेंथ होगी या एक्सियल लेंथ जो होगी, वो हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दूसरे वाले में एक कट करेंगे, नॉट इक्वल टू, इसमें दूसरे वाले में पहले में बराबर, इसमें 1 कट, इसमें 2 कट। फिर वही पहला वाला नोट कर लीजिए, एक फिर 1 कट फिर 2 कट। और ट्राइक्लिनिक में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो इसमें हमेशा आपको क्या करना है, नॉट इक्वल टू यूज करना है। अब बात करते हैं एंगल्स की, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, 1 2 3 तीनों में 90 डिग्री होंगे, चौथे वाले में नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और हेक्सागोनल में आपको पता है 2 एंगल 90 का होता है, एक 120 का होता है। क्लियर? और उसके बाद क्लिनिक की बात करें, मोनोक्लिनिक में क्या होगा, इसमें देखिए अल्फा बीटा 90, गामा इक्वल टू 120 हेक्सागोनल में। इसमें क्या करेंगे, बीटा को बाहर कर देंगे, अल्फा गामा 90 होगा और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और ट्राई क्लिनिक है, एक नहीं 3 क्लिनिक है, वहां कुछ अच्छा नहीं होगा, सभी नॉट इक्वल टू होंगे। क्लियर? याद हो गया? इसको आप बार बार ट्रिक को याद करें, सीटी और मारी तो सीधे HMT हॉस्पिटल, सीटी और OR मारी तो कौन, कहां जाओगे, कौन सा हॉस्पिटल, HMT। टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब ये जो 7 प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम हैं, और यूनिट सेल कितने प्रकार के पढ़ाए थे, 4 प्रकार के। 7 प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम हैं, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में जो हमारे यूनिट सेल होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल जो होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल। कौन कौन से यूनिट सेल पढ़े थे, बोलिए भाई जल्दी से। सिंपल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और इंड सेंटर। क्लियर? इस प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक होगा, तो उसमें जो यूनिट सेल होंगे 3 होंगे। एक भाई नंबर याद कर लें, 3 2 4 3 2 4 1 1 2 1 3 2 4 1 1 3 2 4 1 1 2 1। मतलब इसमें 3 प्रकार, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह के यूनिट सेल पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर, सिंपल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। इसमें सिंपल और बॉडी सेंटर। इसमें क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों तरह के यूनिट सेल होते हैं, वो है हमारा कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक। इसमें सिंपल यूनिट सेल भी होगा, सिंपल भी होगा, बॉडी सेंटर भी होगा, फेस सेंटर भी होगा और इंड सेंटर होगा। अगर सिंगल है तो केवल सिंपल आप लिख दीजिए। और इसमें क्या होगा, 2 तरह के यूनिट सेल होंगे मोनोक्लिनिक में। तो कौन कौन से 2 होंगे, एक सिंपल होगा और एक हमारा इंड सेंटर होगा। क्लियर? और लास्ट अगर एक है तो 100% सिंपल यूनिट सेल बनेगा। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है तो उसका जो यूनिट सेल होगा केवल सिंपल होगा। तो ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम और 4 तरह के जो यूनिट सेल हैं, ये आपस में मिलकर
14 तरह के लैटिसेस बनाते हैं, जिनको हम लोग ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सा यूनिट सेल इन्वॉल्व है, तो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम और 4 टाइप्स के यूनिट सेल, ये आपस में मिलकर 14 टाइप के लैटिसेस बनाते हैं, जिसको हम लोग ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। तो नोट, इसको आप देख लें एक बार, और मैं एक मिनट बोल रहा हूं, उसको नोट कर लें। हाँ लिखिएगा सर, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल correspond 14 types of lattices, corresponds 14 types of lattices which are known as Bravais lattice, which are known as Bravais lattice। इसको आप ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। ये गिनेंगे 14 टाइप्स आएंगे, ये 14 टाइप्स के लैटिस होते हैं। लेकिन 3 2 5 4 9 1 10 11 2 13 14 तरह के जो है लैटिस बनेंगे। इन्हीं 14 टाइप्स के लैटिस को हम लोग ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। क्लियर? अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। जो हम लोगों ने 4 तरह के यूनिट सेल पढ़े, उन पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि कोई हमारा क्यूब है, उसमें ए और बी एटम है, ए और बी एटम है। किसी क्यूब में 2 तरह के एटम है, ए और बी। हमने कहा ए एटम जो है, सपोज दैट ये कॉर्नर पर है और ये फेस पर है, तो फार्मूला, उस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा? तो बताइए, अगर कॉर्नर पर एटम है तो कॉर्नर पर एटम का पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8। और कितने कॉर्नर होंगे? 8। तो बताइए ए एटम कितने हो गए? 1। और बी एटम कितने होंगे उस यूनिट सेल में? बी एटम फेस पर है, फेस पर कितना एटम होता है? उस पार्टिसिपेशन कितना होता है फेस पर? यूनिट सेल के जो फेस पर एटम होता है उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है? उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। और कितने फेस पर होगा एटम? 6। तो उस यूनिट सेल में कितने एटम हो गए? 3। तो एक यूनिट सेल में ए का एटम 1 है और बी का एटम कितना है? 3 है। तो बताइए फार्मूला कंपाउंड का क्या हो जाएगा? AB3। इस तरह से हम यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करके कंपाउंड का फार्मूला निकालना सीखेंगे। और अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे, अगर एटम अल्टरनेट फेस पर हो, अल्टरनेट एज पर हो, अल्टरनेट कॉर्नर पर हो, क्लियर, तो हम कैसे उस कंपाउंड का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो अगले टर्न पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। थैंक्स अ लॉट।